So we have started yesterday with properties of compounds of group 2 elements. Oxides, hydroxides nature हमने discuss किया था. Basic nature increases downward. और first जो member है beryllium oxide and beryllium hydroxide, that is amphoteric in nature because its oxides and hydroxides both can combine with or can react with acids and base to produce salt and water. तो beryllium के oxide hydroxides का amphoteric nature है. So if one example is asked from this group to give an example of amphoteric oxide and hydroxide, तो दोनों में ही आपको बेरिलियम का ही नेम देना है. बाकी के जितने oxides and hydroxides हैं, they are basic, but the basic nature is increased down the group. ठीक है, सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो लार्जेस्ट एटम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होगा. सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें बेटा तो एक्चुअली व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबिलिटी डाउनवर्ड इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि सॉल्युबिलिटी आपको बताया था मैंने, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. इफ वी कंसीडर तो विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स, अगर हम देखें बेटा हाइड्रोक्साइड्स की अगर सॉल्युबिलिटी की हम बात करें तो ऑल OH आयंस आर ऑफ सेम साइज. तो एनायन के साइज पे यहाँ पर आपको मैटर नहीं करना. यू नीड टू बॉदर फॉर दिस केटायनिक साइज जो डिसाइड करेगा इसका सॉल्युबिलिटी पैटर्न. केटायंस जितने ज्यादा छोटे होते हैं साइज में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. ये चीज याद रखो, मतलब लेटिस एंथैल्पी जो होती है वो हायर होती है. लेटिस एंथैल्पी के इक्विवेलेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए सो दैट इट कैन डिसॉल्व. और डिसॉल्व होने पर हाइड्रेशन जब होगा तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो अगर हायर होती है जो लेटिस एंथैल्पी को ओवरकम कर सके, देन दैट पर्टिकुलर सॉलिड इज सॉल्युबल इन वाटर. आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, छोटे एटम आयंस केटायंस के लिए अगर हम एनायंस कॉमन रख रहे हैं तो लेटिस एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर दिस, लोएस्ट फॉर दिस. ठीक है, तो उतना ही ज्यादा कम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट करने के लिए वाटर में. दूसरी चीज है हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो भी साइज डिपेंडेंट है. छोटे आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है. तो अगर हम ऐसे देखें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हाईली सॉल्युबल होना चाहिए बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत रिलीज कर रहा है. बट हाइड्रेशन एंथैल्पी के साथ साथ इसकी लेटिस एंथैल्पी भी बहुत हाई है तो वो ओवरकम नहीं कर पाता. दैट इज द रीजन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. और बाकी के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सॉल्युबल हैं और हाईएस्ट जो सॉल्युबिलिटी है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड के, इट इज फेयरली सॉल्युबल. रीजन दोनों डिक्रीज हुई है, लेटिस एंथैल्पी डिक्रीज हुई, साथ साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हुई. अब जो लेटिस एंथैल्पी का जो डिक्रीज है ना वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू दिस, तो ओवरकम कर जाता है फैक्टर कि ये कम चाहिए और ये उसके कंपैरेटिवली ज्यादा रिलीज हो रही है बेरियम के केस में या लोअर एलिमेंट्स के केस में, क्योंकि ये ट्रेंड डिपेंड इन्हीं एनर्जी वैल्यूज पे करता है. तो यहाँ पे एक फिर भी रेगुलर ट्रेंड आपको मिल रहा है कि लेटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज बट हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज है. बट द डिक्रीज इन लेटिस एंथैल्पी इज हायर एज कंपेयर टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो ओवरकम हो रहा है डाउनवर्ड्स ये फैक्टर जो ऊपर के लिए नहीं हो पा रहा था. तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, barium hydroxide is highly soluble. So solubility increases down the route. Then solubility discuss basic nature तो मैंने कर दिया था. This I forgot to discuss. That's why I started with this. ठीक है, हेलाइड्स के केस में मेनली उनका आयनिक कैरेक्टर और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है वो ही डिस्कस करना है. शेप मैंने आपको बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक है, दैट यू नीड टू गो. और उसके बाद आते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. Oxo acids, I have already told you all those acids in which hydrogen is directly not bonded to the metal or non-metal जिसका वो acid है. ठीक है, नॉन मेटेलिक ही है जनरली, मिनरल्स जो है उनके एसिड्स
जो होंगे उनमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा OH फॉर्म में, और उस OH ग्रुप में से हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, वेराइटी ऑफ एसिड्स यू कैन फाइंड। बाइकार्बोनेट के भी HCO3 वाले कंपाउंड्स भी इधर ही आएंगे। तो सॉल्ट्स ऑफ दीज एसिड्स आर नोन एज, मतलब इनका अगर हम मेटल के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, व्हेन मेटल्स और देयर ऑक्साइड्स आर ट्रीटेड विद दीज एसिड्स, नाइट्रिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से, कार्बोनिक एसिड से अगर आप ट्रीट करवाते हो इन मेटल के ऑक्साइड्स को या उनके और कंपाउंड्स को, तो दे मतलब डायरेक्ट एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट आप जिसको बोलो, अगर आप किसी सॉल्ट को ले रहे हो एसिड के अंदर, देन दे विल गिव यू कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। तो प्रेपरेशन आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, यू नीड टू डिस्कस ओनली द सॉल्युबिलिटी है मेनली, और थोड़ा बहुत इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको सॉल्ट्स हैं कौन कौन से? कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स हैं इनके लिए MCO3, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आ जाएंगे MHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ हो गया सिंपल पोटेशियम सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3, BeCO3, all carbonates and bicarbonates. They are prepared by treating oxides. जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड के साथ ट्रीट करके बना सकते हैं, और सिंपली मेटल्स कैन आल्सो बी डिसॉल्व्ड इन दीज एसिड्स टू गिव देयर सॉल्ट्स, बट बेटर होता है ऑक्साइड से प्रिपरेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। Nitrates can be prepared by adding the carbonates of these metals into nitric acid या oxides. Oxide, metal oxide लिया आपने suppose MO और उसको nitric acid में dissolve किया, you will get metal nitrate plus water. ठीक है, तो metal nitrate formula क्या होगा? metal की valency 2 है, nitrate ion 1 होता है, तो it is MnO3 twice. तो calcium nitrate, magnesium nitrate, these nitrates are actually, ये सारे जो है एक ग्रुप इनका बना दिया salts of oxo acids, इनसे बनने वाले salts, तो वो मेटल को डायरेक्ट डिसॉल्व करके भी बन जाते हैं, अदरवाइज बेटर है उनके कंपाउंड से बनाए जाते हैं, ऑक्साइड से या कार्बोनेट से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सल्फेट्स। तो सल्फेट्स हम बना सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके, यू विल गेट MSO4 प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड। तो MSO4 जो इनका फॉर्मूला है सल्फेट्स का। अब इनके केस में बेटा सॉल्युबिलिटी याद रखो, कार्बोनेट्स तो जनरली सारे ही इनसॉल्युबल हैं, और नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स में जो टॉप वाले सल्फेट्स हैं वो फिर भी सॉल्युबल है, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इन सबके केसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। जनरली सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी, और दीस सॉल्ट्स ज्यादा नहीं है टॉपिक इतना। तो डिक्रीज क्यों हो रही है? यहाँ पर हमने हाइड्रोक्साइड्स में केस में देखा कि डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर रीजन क्या आ गया? आप ये देखो एनाइंस कंसीडर करके अगर हम इनके, so these group or these kind of salts which are formed by oxo acids, तो जो एनायनिक पार्ट आ रहा है ना वो बहुत लार्ज है। एनायनिक पार्ट में देखो एक कार्बन 3 ऑक्सीजन एटम है, साथ में 4 एटम्स है, साइज इज कंपैरेटिवली लार्जर। हियर इट इज आल्सो HCO3, मतलब अप्रोक्सीमेटली चलो इन दोनों के तो सेम है, बट एक सिंगल मेटल आयन से जो कार्बोनेट आयन हुए या नाइट्रेट्स हैं या सल्फेट्स हैं, ऑल दीज एनायंस आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर साइज ऑफ द केटायंस। तो साइज में जो चेंज आपको केटायन का मिल रहा है वो लेटिस एंथैल्पी जो डिपेंड कर रही है वो इनके साइज पे ज्यादा कर रही है, एंड दे आर ऑलरेडी लार्जर। ठीक है, तो लेटिस एंथैल्पी के केस में जो डिक्रीज आता है, जो डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इतना डिक्रीज नहीं आएगा इनके साइज में इंक्रीज होने की वजह से। तो लेटिस एंथैल्पी इज नॉट डिक्रीज्ड इन दैट मैनर। हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि आप डाउनवर्ड नीचे जा रहे हो तो बड़े जो आयंस है केटायन उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनकी इनसॉल्युबिलिटी के लिए, हेवियर एलिमेंट्स के लिए, वो है द साइज ऑफ केटायन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो वो ओवरकम कर ही नहीं पाती इतने लार्ज साइज एनायंस की लेटिस एंथैल्पी के लिए। ठीक है, तो लेटिस एंथैल्पी इज हायर इन दीज केसेस बिकॉज ऑफ दी, मतलब अब लेटिस एंथैल्पी का जो ट्रेंड आएगा डाउनवर्ड डिक्रीज तो है, बट वो डिक्रीज उतना है ही नहीं क्योंकि साइज यहाँ पर
मैटर नहीं कर रहा कैटायन का जो बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि एनायंस आर ऑलरेडी क्वाइट लार्ज। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेंड जो यहाँ पर आपने कंसीडर करना है कि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप में टॉप एटम से बॉटम तक आने पे डिक्रीज हुई है, बड़े बड़े कैटायंस आ गए वो हाइड्रेट नहीं हो पा रहे इजीली। तो बेरियम सल्फेट तो बिल्कुल इनसॉल्युबल है। आपने अगर याद हो 10th में रिएक्शंस में या 9th में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तो बेरियम सल्फेट गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट, व्हाइट प्रेसिपिटेट 10th में भी किया है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन चेंज इन कलर देखा आपने, तो बेरियम सल्फेट कैन बी इजीली प्रेसिपिटेटेड आउट बिकॉज इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो उसकी इनसॉल्युबिलिटी का रीजन है less amount of hydration enthalpy as compared to its lattice enthalpy, क्योंकि lattice enthalpy यहाँ पर इस कंडीशन में डिक्रीज नहीं हो पाती with increase in size due to large anions। तो with this properties of compounds is over। इसके लिए आपको एक solubility का ही ट्रेंड डिस्कस करना है। इन सबके केस में solubility डिक्रीज है, सिर्फ हाइड्रोक्साइड्स के केस में solubility इंक्रीज है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स में जो आयंस का साइज है वो OH आयन छोटा है साइज में, वहां आपने मेटल आयंस के साइज वाला ट्रेंड ज्यादा कंसीडर करना है। ये दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी में सॉल्व्ड क्वेश्चंस बुक में आपको एक है कि व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स increases down the group whereas solubility of sulfates and carbonates decreases down the group. Both questions are given in a pink box. Next, after discussing these compounds, we will discuss now anomalous properties of beryllium. बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट जो है ग्रुप 2 का, इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये आपको मैंने उस दिन भी बताया कि जितने भी सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वो अपने बिलो उनके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफर करते हैं ड्यू टू 3 मेन रीजंस। रीजन क्या है? स्मॉल साइज और साइज छोटा है, बट चार्ज अगर हम ग्रुप में देखें तो सब पे सेम चार्ज है। जब ये कैटायंस बनाते हैं तो इनके जो कैटायंस के साइज है आयनिक रेडियस अगर हम बोले तो दैट विल बी यू कैन से कि जब चार्ज बाय साइज रेशियो आता है, साइज इनका छोटा होने की वजह से चार्ज सिमिलर है सारे ग्रुप के लिए। तो सपोज अगर हम 2 चार्ज इनके लिए डिसाइड करते हैं तो 2 को डिवाइड करेंगे, अब जितना छोटा होगा डिनोमिनेटर पार्ट उतना ज्यादा वो रेशियो आएगा। तो चार्ज ओवर साइज रेशियो इज वेरी हाई, और ये चार्ज ओवर साइज रेशियो डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी कैटायन टू पोलराइज द आयन। जितनी हायर ये चार्ज ओवर साइज रेशियो होती है दैट कैटायन कैन इजीली पोलराइज द कंबाइनिंग एनायन टू क्रिएट कोवेलेंट कैरेक्टर इन द बॉन्ड। सो बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। लिथियम के भी कई कंपाउंड्स हैं जो इथेनॉल और जो और बाकी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, सपोज टोलुइन कैन आल्सो बी यूज्ड, बेंजीन इज आल्सो यूज्ड, उनमें भी ये मिक्स हो डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उनको डिसॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला फिनोमेना चलता है केमिकल्स या सब्सटेंस को डिसॉल्व करने में। आयनिक कंपाउंड्स कैन इजीली डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्वेंट। वाटर को हम एक पोलर सॉल्वेंट मानते हैं ना, तो पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से वाटर सारे आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है, इसीलिए हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर क्योंकि इंटरेक्शन सिमिलर नहीं आती। तो जहां इंटरेक्शन सिमिलर होंगी वही चीजें डिसॉल्व होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो जहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा वहां कोवेलेंट जो सॉल्वेंट्स है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उनमें वो चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। तो बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हम बेंजीन यूज कर लेते हैं, टोलुइन यूज कर लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इथेनॉल है तो पोलर बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंडर ही आता है। तो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये कंपाउंड्स सॉल्युबल हो जाते हैं, बाकी के नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ दीस बेरिलियम कंपाउंड्स। तो एक साइज छोटा हुआ, दूसरा साइज छोटा होने से ये चार्ज ओवर साइज रेशियो हाई हो गया, तो इसकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी। थर्ड है इसका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। ठीक
ठीक है। और फोर्थ एक रीजन और है अनअवेलेबिलिटी। Causes are same for every element of second period to show anomalous nature. Unavailability of empty d orbitals. सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। यू नो दैट थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं डी फिलिंग, चाहे फोर्थ पीरियड में हो रही है बट स्टिल वो खाली तो पड़े हैं ना, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल सेकेंड शेल में तो है ही नहीं, एल शेल में इट हैज ओनली टू सब शेल्स ना। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिजल्ट्स इन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब ये एक्चुअली ग्रुप 2 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे जैसे बेरिलियम हो गया जो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और बाकी कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक मेटल एटम अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के अंदर किसी भी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, जैसे अमोनिया देख लिया, अमोनिया में एक लोन पेयर है, इट कैन बी डोनेटेड, और स्पीशीज आप अगर कंसीडर करो OH आयन है, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास दो है, इट कैन आल्सो डोनेट। तो ये स्पीशीज ऐसी हैं जो मेटल एटम्स को जिनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, चाहे वो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में तो उनके पास ऑलरेडी फिलिंग भी उसी में चल रही है, तो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल वाले जो एलिमेंट्स है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की। ये होते हैं एक तरह के सॉलिड्स व्हिच आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बनते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में कंसीडर करते हैं कि दोनों कंबाइनिंग एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं, बट इफ दिस शेयरिंग इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय अ सिंगल एटम, कि ये जो बीच में सेंट्रल एटम है वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, जो उसके साथ बाइंड हो रहा है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स पड़े हुए हैं, दैट लोन पेयर्स आर शेयर्ड बाय बोथ ऑफ दीस ग्रुप्स। उस केस में हम कहते हैं कि इस ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है, और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट किया। और उस केस में हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो हम एक सिंगल लाइन से शो करते हैं, दिस इज शोन बाय दिस एरो। एरो ये शो कर रहा है कि इस ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट किया। और ये जो डोनेशन से कंपाउंड बनते हैं ये थोड़े से नेचर में डिफरेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्लस 2 में इनका पूरा चैप्टर है, आपको इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होती है और किस तरह का इनका नेचर है, बॉन्डिंग कैसी है। बट अभी आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि जनरली ये कंपाउंड जो है इसमें एक मेटल एटम के पास अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, उन 5 को इन्वॉल्व करके साथ में sp3d2 तक जा सकती है कोवेलेंसी, और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो मेटल बना सकते हैं जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्योंकि sp3d2 तक मैक्सिमम बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट अब बेरिलियम के पास प्रेजेंट नहीं है डी ऑर्बिटल, तो ये sp3 तक ही कोऑर्डिनेट कर पाएगा, मतलब 4 बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म। तो sp3 तक मतलब 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बेरिलियम बना सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। बट बाकी के एलिमेंट जो है अगर वो कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो वो 6 तक जा सकते हैं बिकॉज उनके पास और डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, दैट दे कैन नॉट एक्सीड देयर कोवेलेंसी एज वेल एज ability to form complexes with higher coordination number। कि बुक में ये लाइन मेंशन है, बेरिलियम कैन नॉट फॉर्म complexes with higher coordination number like 6, 4 तक ये बना सकता है। तो यही रीजन है कि उसके पास empty d orbitals present नहीं, ठीक है। तो these are the causes due to which beryllium shows different properties, some different properties, कुछ सिमिलरिटी तो है ही है तभी उसको ग्रुप 2 में रखा हुआ है, but few properties in which it is not resembling with those element, तो उनका ये रीजन है। इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक करते हैं, इट इज आस्क्ड टू मेंशन एग्जांपल्स ऑफ एनोमलस प्रॉपर्टीज, तो आपको वो प्रॉपर्टीज देनी है जिसमें बेरिलियम डिफर कर रहा है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, बेरिलियम इज हार्डर एज कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, जो बाकी थोड़े सॉफ्ट मेटल है, इट्स क्वाइट हार्ड। सेकेंडली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये थोड़ा मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किया था। उसके बाद इसके कंपाउंड्स कोवेलेंट नेचर में, सो दे आर soluble in organic solvent। प्रॉपर्टीज बुक में 4-5 पॉइंट्स गिवन, तो उतने ही सफिशिएंट है आपको, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देते हैं 2 मार्क्स में तो एनी 2 प्रॉपर्टीज यू कैन गिव, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स अभी हमने एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो बेरिलियम के हैं, बाकी सारे बेसिक है। तो दीज आर द जनरल यू कैन से प्रॉपर्टीज इन व्हिच बेरिलियम डिफर्स। और लास्ट आपके बुक में होगा कॉम्प्लेक्स जो ये बना रहा है वो एक्सीड नहीं कर सकता कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 4 से ज्यादा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक जा सकता है ये मेटल, उसके बियॉन्ड नहीं। क्लियर? तो दीज आर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। क्लियर हुआ है टॉपिक? कोई डाउट है?
कॉज अगर पूछे जा रहे हैं तो कॉज सबके लिए सेम है, चाहे लिथियम की प्रॉपर्टीज का कॉज दे रहे हो, बेरिलियम का दे रहे हो, या ग्रुप 13 में जाके बोरॉन के लिए पूछा गया। कॉजेज आर सेम, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर चार्ज बाय साइज रेशियो एंड हाई पोलराइजिंग पावर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ये क्रैम कर लो ये चीजें, क्योंकि ये पी ब्लॉक तक चलनी है, फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट एलिमेंट की एनोमलस प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट एक चीज और जो मैंने आपको बोला था बेटा हम डिस्कस करेंगे लास्ट में डॉक्टर, क्योंकि चैप्टर आज खत्म है बस इसी टॉपिक पे, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल टर्म तो आप मैथ स्टूडेंट्स हो, यू आर नोइंग इस फॉर्मेट में जब हम किसी शेप में डायगोनल फॉर्म करते हैं। अब आप पीरियड 2 एलिमेंट्स अगर हम ड्रॉ करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जी इनके नीचे वाला ग्रुप जो है उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे सोडियम, हियर इट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, अब देखो इसमें एक ट्रेंड जो हम पीरियोडिक टेबल में कंसीडर करते हैं, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, साइज में क्या चेंज आता है, साइज डिक्रीजेस, कम हो रहा है साइज। अब हम ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं तो साइज इंक्रीज हो, तो लिथियम से सोडियम का साइज लार्जर है, बट लिथियम से बेरिलियम का साइज स्मॉलर है। ठीक है, यहाँ गए ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। अब लिथियम के साथ अगर इसका रिलेशनशिप देखो, बेरिलियम से मैग्नीशियम तक आ रहे हैं तब हम साइज बढ़ गया, तो क्या होता है कि ये कैटायन, इसका कैटायनिक साइज देखो या नॉर्मली एलिमेंट का भी साइज देखें, तो इस ट्रेंड की वजह से कि यहाँ साइज डिक्रीज बट यहाँ साइज इंक्रीज, तो ये साइज एटम और ये एटम कंपैरेटिवली सिमिलर साइज के हो जाते हैं। इस तरह से ये बोरॉन का साइज, सिलिकॉन, नाइट्रोजन आगे जाके इतनी नहीं है, स्पेशली इन एलिमेंट्स में आपको ज्यादा मिलेगी सिमिलरिटी फर्स्ट 3-4 तक, उसके बाद वालों में इतना ज्यादा डायगोनल रिलेशनशिप के एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे आपको, क्लोरीन पे नहीं मिलते क्योंकि वो तो वैसे भी आगे नोबल गैस ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिथियम मैग्नीशियम के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि अब जब साइज सिमिलर हो गए तो साइज सिमिलर होने से जो साइज पे डिपेंडेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ये सब साइज पे डिपेंड करती है। तो साइज के साथ साथ ये वैल्यूज भी इनके अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है, और ये सिमिलरिटी होने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज में ये रिजेम्बलेंस शो करते हैं। दैट फिनोमेना इज नेम्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप, means period 2 elements show similarity in properties with the elements of period 3 present diagonally to them। जो उनके डायगोनल प्रेजेंट है एलिमेंट, उनके साथ, जस्ट एक ही एलिमेंट के साथ, बाकी कहीं नहीं होगा सेकंड एंड थर्ड पीरियड में। क्लियर? तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। कॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप इज दैट decrease in size while moving left to right in period and increase in size while going down in a period, cause makes the sizes of these diagonal elements approximately similar, and due to their similar sizes their IE values and electron gain enthalpy और electronegativity, जिसको भी हम एक properties के लिए compare कर रहे हैं, तो वो same हो जाती है। Due to that they have similar nature। तो यहाँ पर एक डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर आप देखें, जो लिथियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट है नेचर में, लिथियम हार्डर है, सेम मैग्नीशियम के जैसी प्रॉपर्टीज है। मैग्नीशियम इज आल्सो, वैसे तो ग्रुप में यहाँ पर ये ऑब्वियसली सॉफ्ट होना चाहिए ना, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो सॉफ्ट हो रहे हैं मेटल, मेटालिक बॉन्डिंग भी कर रही है, तो इसकी सॉफ्टनेस और इसकी सॉफ्टनेस जिसको हम स्लाइटली हार्डर कह रहे हैं, तो दोनों की सिमिलर आ जाती है। और उसी तरह से इनका जो और प्रॉपर्टीज है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो मैग्नीशियम के भी कंपाउंड्स में कुछ हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। लिथियम हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी अप्रोक्सीमेटली सेम होगी क्योंकि कैटायनिक साइजेस सेम। ठीक है, तो इस वजह से इसके भी कंपाउंड हाइड्रेटेड होते हैं, इसके भी कंपाउंड LiCl.2H2, MgCl2.2H2। तो ये इस तरह की सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। सिमिलर हैपेंस विद बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम के भी कंपाउंड कोवेलेंट है नेचर में, इसके भी कोवेलेंट है। एल्यूमिनियम दिखने में आपको लग रहा है मेटल है, बट एल्यूमिनियम के AlCl3 भी रादर कोवेलेंट कंपाउंड है। AlCl3 एग्जिस्ट ही ब्रिज स्ट्रक्चर में करता है इस फॉर्म में।
कल हमने उसके लिए स्ट्रक्चर किया था, यहाँ से एक क्लोरीन एटम, ये 3 क्लोरीन एटम इस एक के हो गए AlCl3, दूसरा AlCl3 विद 3 क्लोरीन एटम्स, एक क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है इसके पास 3, 1 लोन पेयर इज डोनेटेड टू दिस एल्यूमिनियम, तो कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम। तो इस वजह से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कल हमने बेरिलियम क्लोराइड की भी बनाई थी। तो ये क्लोरीन ब्रिजेस बना लेते हैं सॉलिड स्टेट में, जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये इस तरह के पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। वेपर स्टेट में जब होते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, तो बस ये डाइमर बनाते हैं। डाइमर का मतलब डाई मींस 2, मर होती, मर का मतलब होती यूनिट, 2 units of that molecule combined together. In vapor state, BeCl2 and AlCl3 both exist in dimeric form. Clear? Vapor state में, solid state में polymeric है, bridge पूरा chain like structure मिलेगा BeCl2। ठीक है, तो ये इस तरह की थोड़ी सी आपको resemblance मिल जाएगी। एम्फोटेरिक नेचर हमने पढ़ा, बेरिलियम ऑक्साइड can be dissolved in water, acid as well as base to give salt and water. एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर आप 10th में भी पढ़ चुके हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एग्जांपल्स पढ़े ना, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन बी डिसॉल्व्ड इन acid as well as base. Sodium aluminate is formed with base and AlCl3 is formed with HCl और corresponding जो भी acid है। तो ये थोड़े से एग्जांपल्स डायगोनल रिलेशनशिप के लिए 3-4 प्रॉपर्टीज आर गिवन। जनरल सी प्रॉपर्टीज है, गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक ओनली। रेफरेंस बुक्स में तो आपको पूरा 1-2 पेज और मिल जाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप पे इतना नहीं है, बट एनोमलस प्रॉपर्टीज पे काफी एग्जांपल्स हैं, तो गो फॉर एनसीईआरटी एग्जांपल्स ओनली, इसके बियॉन्ड नहीं हम पूछते आपको। एनी डाउट इफ यू हैव? बेटा इफ द क्वेश्चन कम्स इन 2 मार्क्स ना, तो 2 प्रॉपर्टीज आर सफिशिएंट। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं देनी, आप जस्ट प्रॉपर्टीज लिखो, चाहे एक सिंगल सेंटेंस है, बट वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। बट इफ यू आर टेलिंग द एम्फोटेरिक नेचर, तो फिर साथ में इक्वेशंस भी दोगे तो बेटर है। ठीक है, नेचर एम्फोटेरिक की मैंने कल आपको बेरिलियम ऑक्साइड की बताई थी, एल्यूमिनियम की अगर आप चाहते हो तो लिख देती हूँ मैं, दोनों का अगर डिस्कस करना है। Al2O3 plus HCl giving AlCl3 plus H2O। वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मुझे नहीं लगता कि बुक में गिवन होगा, आई डोंट रिमेम्बर दैट, चेक करना, गिवन है Al2O3 plus NaOH Na2Al O2 NaAlO2 है इसका फॉर्मूला। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, दोनों के फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, सोडियम के साथ AlO2 Na ही आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो 3 है, ऑक्सीजन 2 एटम्स है, टोटल चार्ज -4 हुआ, तो -4 के लिए आपने अगर ये 2 केटायन लगाए हैं तो एक सोडियम +1 वैलेंसी, एल्यूमिनियम की +3, तो टोटल बैलेंसिंग होगी। इस तरह से थोड़ा बैलेंसिंग कर लिया करो ऑक्सीडेशन नंबर की। और बेरिलियम के साथ ये फॉर्मूला होता है, 4 नेगेटिव हो गया इसका चार्ज, इसका +2, तो इसका भी +2 चार्ज, ये 2 सोडियम है, एक बेरिलियम, टोटल +4, total -4, so overall neutral atom। and for sodium aluminate it is like this, Al +3 sodium +1 oxygen -4। अगर न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं तो चार्जेस बैलेंस होने जरूरी है। ठीक है, तो इन दिस फॉर्मेट यू कैन चेक वेदर यू हैव रिटन द करेक्ट फॉर्मूला और नॉट, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर वाला चैप्टर होने के बाद तो क्लियर आपको वैसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे टेस्ट करने कंपाउंड्स की फॉर्म। Any other doubt? मैम जो आपने कार्बोनेट्स और सल्फेट का ट्रेंड बताया था मैम, वो अल्कली मेटल्स के लिए भी सेम होता है? हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, क्योंकि इन लार्ज साइज जो कैटायन एनायंस है ना, उनके लिए ट्रेंड आपको ऐसा ही मिलेगा। हाइड्रोक्साइड्स के लिए ट्रेंड रिवर्स है, हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउनवर्ड।